क्लास 10 साइंस से चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का ध्येय समझते हैं कि ये जो चैप्टर है इसका बेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि वी हैव ऑफन सीन दैट सम सब्सटेंसेस व्हेन मिक्स्ड फ्रॉम न्यू सब्सटेंसेस। तो हमने ऐसा अमूमन देखा होगा कि जब हम किन्हीं दो चीज़ों को मिला देते हैं, किन्हीं दो पदार्थों को, सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ को जब मिला देते हैं तो हमें कोई तीसरा ही नई चीज़ मिल जाती है। उदाहरण के लिए जब हम क्या करते हैं घर पे, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब हम टी बनाने के लिए क्या करते हैं, टी और शक्कर और दूध इन और पानी को जब मिला के गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 कप चाय मिल जाती है। तो ये जो हमें चाय मिली है ये किन सब के मिलाने से मिली है, इन सब के मिलाने से। अगर हम इनको नहीं मिलाते तो जाहिर सी बात है हमें चाय नहीं मिलती। तो ये चैप्टर जो है ये इन्हीं के ऊपर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम बारी बारी से सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, बस आपको ध्यान बना के वीडियो को पूरा देखना है। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस, सम ऑफ दिस चेंजेस आर टेम्पररी विद नो न्यू सब्सटेंसेस बीइंग फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो कई सब्सटेंसेस हमारे इर्द गिर्द या आसपास ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई बदलाव देखने को हमें नहीं मिलता। और जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें हमें बदलाव देखने को नहीं मिलता, या जो हम जिनमें बदलाव देखने को मिलता है, तो हम उन्हें कह सकते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे आसपास चेंज तो होते हैं थोड़ा बहुत, पर टेम्पररी चेंज होता है, उनमें कोई नया बदलाव नहीं होता, कुछ नया उनसे नहीं बनता है, तो उन्हें हम फिजिकल चेंज कहते हैं। इन सर्टेन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन विच द रिएक्टेंट और पेरेंट लॉसेस इट आइडेंटिटी टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ऐसे चेंजेस में जिसमें कोई नया सब्सटेंस तैयार होता है, उसमें जो रिएक्टेंट होता है, मतलब जिससे आप बना रहे हैं, जो रिएक्टेंट है, जिन दो सब्सटेंसेस को लेके आप तीसरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जिनसे कोई चीज मिला के अपन बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे शुगर और टी, मिल्क, ये सब क्या थे, रिएक्टेंट थे, और प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट था टी। तो इसी तरीके से जो रिएक्टेंट होते हैं इनमें क्या होता है, अब अगर हम ये चाहें कि एक बार टी बनाने के बाद में हम अपनी शुगर फिर से चाहें कि हमें वापस मिल जाए, मिल्क हमें अलग वापस मिल जाए, टी हमें अलग वापस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। असल में होता क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वापस से वही वाली उसको स्टेट मिल जाए। तो इसमें आप कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसेस कर लीजिए, पर ऐसा संभव आज तक नहीं हो पाया है कि केमिकल रिएक्शन एक बार होने के बाद में वापस से सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो जाएं। तो कहने का मतलब यही है कि जो रिएक्टेंट है ये क्या करेंगे, ये अपनी जो पेरेंट आईडी है उसको लूज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जो थे ये कभी नहीं बन सकते, अब जो ये बन गए हैं वही बने हुए रहेंगे। तो जो नया सब्सटेंस बनता है, जैसे यहाँ टी बनी है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कहेंगे इन सबको और प्रोडक्ट कहेंगे इसको। तो दिस चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस, ये चेंज ऐसे होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, और हम कभी भी रिएक्टेंट को वापस नहीं पा सकते। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं चैप्टर में आगे, शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले टी वाले एग्जांपल में बताया, इसमें हम डिफरेंट दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को, पदार्थों को रिएक्ट करवाते हैं, मिलाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, जिससे हमें एक अन्य पदार्थ मिलता है, फॉर्म ए न्यू सब्सटेंसेस, कुछ नया ही मिलता है हमें। और ये हम कैसे करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ में। मान के चलो कहीं पे अपन गर्म करके कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन, कहीं पे ठंडा करके कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम करेंगे हमें प्रोडक्ट भी उसी अनुसार मिलेगा। तो
केमिकल रिएक्शन क्या है ये आपके समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। व्हेन टू और मोर substances react and some new substances and form some new substances, it is called a chemical reaction। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम रिएक्ट कराते हैं, सब्सटेंसेस को रिएक्ट कराते हैं और हमें उसके बदले में कुछ नया पदार्थ मिलता है, कुछ नया सब्सटेंस मिलता है जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड फॉर्म सम न्यू सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो एग्जाम्पल अगर देखें हम केमिकल रिएक्शन के तो कौन कौन से हैं, तो डाइजेशन ऑफ फूड, हम जो खाना खाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन का ही एक उदाहरण है। रेस्पायरेशन आपने पढ़ा होगा, ये भी केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये भी एक तरीके के केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम आम जिंदगी में देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इससे क्या क्या बदलाव हो सकता है, ये क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, तो ये जो कुछ चीजें हैं ये डिटरमाइन करती हैं कि केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ है या क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें स्टेट में चेंज देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो उसकी स्टेट है। मान लो पहले लिक्विड था बाद में गैस बन गया, या पहले गैस था बाद में लिक्विड बन गया, कुछ भी उसकी स्टेट में बदलाव हो सकता है। कलर बदल सकता है, लाल था पीला हो गया, हरा था गुलाबी हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। या हम कहेंगे कि वहाँ से गैस का रिसाव भी होता है, गैस बनती है तो कोई ना कोई गैस बनेगी। तो और इसके अलावा क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। सारी नहीं तो कुछ ना कुछ तो इनमें से हमें देखने को मिल ही जाती हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बाद दूसरा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या है केमिकल इक्वेशन, तो ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो बहुत ही आसान भाषा में कि जो केमिकल रिएक्शन हुआ, जो हमने किया है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि वो जो केमिकल रिएक्शन हमने किया उसको हम अलग अलग सिंबल्स जो बनाए हैं उनके अनुसार उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, दिखाने के लिए, बताने के लिए कि ये हमने ऐसे किया था। ये तो एक तरीके से ये देखिए, यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हमने मिलाया, रिएक्ट कराया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी ये Mg+O2 और हमें प्रोडक्ट में मिला MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी केमिकल इक्वेशन है और ये भी केमिकल इक्वेशन है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। बस आपको ये समझ लेना है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो अब इन सबको हम लिखते कैसे हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स की फॉर्म में, और जो फार्मूला है पर्टिकुलर उस पदार्थ के लिए, सब्सटेंस के लिए, उसके रूप में। और इसके अलावा क्या करेंगे, द रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। तो जो रिएक्टेंट है जिसके बारे में बात कर रहा था, जिनको रिएक्ट होना है वो इस साइड होंगे, लेफ्ट साइड में, और जो प्रोडक्ट होगा वो किधर होंगे, राइट साइड में। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा राइट हैंड साइड में। तो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट, शुड बी रिटन एन एरो। तो ये जब भी मान लो टेम्परेचर की बात है, मान लो यहाँ गर्मी पैदा हो रही है, तो यहाँ ऊपर अपन क्या लिख देंगे, हीट लिख देंगे। या कोई प्रेशर है तो हम यहाँ एरो के ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो है इनको हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बाकी रिएक्शन तो अपना हो ही रहा है, जो आपने देखा भी होगा ऐसा। तो एज वी नो ऑल केमिकल रिएक्शन ऑबे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिशन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है ये सब किसके अनुसार चलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अनुसार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन है इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ेगा वो आगे बताएंगे आपको, पर फिलहाल आप इतना समझ लो, जो केमिकल रिएक्शन हुआ है और या उससे जो केमिकल इक्वेशन बनी है उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और ये जो बैलेंस हम करते हैं इसको हम किससे करते हैं,
हिट एंड ट्रायल मेथड से, ये भी हम आपको बताएंगे पर नेक्स्ट पेज पर इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज। तो सवाल ये है कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है, और यह सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी गया है और इस सवाल का बहुत ही सीधा सा जवाब है। तो आपको बताता हूँ, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी बिकॉज। नेसेसरी क्यों है? क्योंकि जो नियम है, जो कानून है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नियमों के मुताबिक जो मास है वो न तो बनाया जा सकता है ना ही उसको मिटाया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है उसमें जो मास होता है, जो एटम्स होते हैं उन्हें को मास बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है, ये मास है, किसी भी एटम का ये मास होता है। तो इसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो इस वजह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना नेसेसरी हो जाता है। तो द केमिकल इक्वेशन दैट शो द केमिकल रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस्ड। तो केमिकल इक्वेशन जो कि दिखाती है किसी केमिकल रिएक्शन को, तो उसमें हमें ज़रूरत होती है कि वह केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस की हुई होनी चाहिए। तो इसमें होता क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में? इसमें होता ये है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो भी इन्वॉल्व हैं रिएक्शन के दौरान, चाहे वो रिएक्टेंट साइड के हों या फिर वो प्रोडक्ट साइड के हों, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। तो हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन और सल्फेट आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन के पास 2 हैं, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास में 2 हैं। यहाँ पे देखिए सल्फेट के पास में 4 हैं, यहाँ पे भी सल्फेट के पास में 4 हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अब हम समझ लेते हैं कि आखिरकार इन इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम आगे इस बारे में डिस्कस करते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अनबैलेंस्ड का मतलब कि बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड में आपको बराबर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन्हीं को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें क्या होता है, रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट के तरफ और प्रोडक्ट के तरफ जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इक्वल नहीं होते। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे Fe के पास में 3 है, O के पास में 4 है और H के पास में 2 है। तो आप यहाँ देख रहे हो कहीं भी बैलेंस आपको नहीं दिख रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सिंपल सी इतनी बात है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में आपको नंबर ऑफ एटम जो हैं वो बराबर नहीं मिलेंगे देखने को। जैसे कि यहाँ Fe में एक ही है एटम और यहाँ पे इसके पास में 3 है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे भी 3 होते, यहाँ पे भी 3 होते तो फिर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाती, और चूंकि ये नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब सवाल उठता है कि ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं इनको बैलेंस किया कैसे जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसके बारे में समझते हैं। हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो पहला जो स्टेप है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा इसको बैलेंस करेंगे। तो इसका जो पहला स्टेप है इसमें आपको क्या करना है कि जो फार्मूला है आपको उसके अगल बगल में ऐसा डिब्बा बना लेना है इस तरीके का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फेरिक पे भी बना लिया डिब्बा, इन सबको एक डिब्बे में बंद कर लिया। दूसरा स्टेप है कि अब इनमें नंबर ऑफ एटम को काउंट करना है हमको। तो Fe मतलब कि आयरन, फेरिक में देखिए आप यहाँ पे अपने लिख लिया नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट मतलब ये है, और प्रोडक्ट ये रहे। तो हमने नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट लिख लिया, और यहाँ पे नेम ऑफ एटम, जो एटम्स है उनके नाम। तो एटम है आयरन और नंबर ऑफ एटम आयरन में कितना है, कुछ भी नहीं है, तो एक तो होता ही है उसका, तो एक हो गया। इधर देखेंगे तो 3 है, 3 लिख दिया। इसी प्रकार से हमने ये सारे लिख लिए हैं। बाद में करना क्या है, तीसरे स्टेप में इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। तो अब हमको यहाँ से देख देख के, यहाँ पे आयरन के पास में कितना था, 3 था, तो हमको यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही देख देख के इनको बराबर कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे। तो जितना भी जहाँ पे लगेगा हमें चाहिए दोनों तरफ ये बराबर हो, जो डिजिट इधर हैं वही डिजिट इधर होने चाहिए।
तो हम जब ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि देखिए आयरन के बाद में यहाँ पे 3 आ गया, इधर पे 3 था तो इधर भी 3 लगा दिया गया। इसके बाद में हम H हाइड्रोजन का देखेंगे तो हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे भी 2 थे। ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे 1 है, तो हमने ऑक्सीजन के लिए हमने यहाँ पे 4 लगा दिए। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे 4 लगाए हैं तो ये तो हाइड्रोजन को भी मिल गए। ठीक है ना, अब हाइड्रोजन को जब ये मिल गए तो ये दुगने हो गए हैं। फिर तो हमें यहाँ पे भी 4 लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 हो गए हैं, तो यहाँ पे भी हमने 4 कर दिए। और रही बात O की, तो इसके पास में यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे हमने 4 लगा ही दिए थे। तो कुल मिला के अब ये हमारी एक बैलेंस इक्वेशन बन गई है। नाउ ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। तो ये तरीका काफ़ी सरल है और वर्किंग है। अगर आप ऐसे भी नहीं कर पाओ तो हम आपको एक तरीका और बताएंगे जो कि और भी ज़्यादा ईजी है। और बेसिकली ये सबसे ही ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। आपने उस नंबर को देखना है और दोनों तरफ उनको बराबर करते जाना है। तो हमने जो इक्वेशन को बैलेंस किया था, इसको हम और ज़्यादा बारीकी से समझ लेते हैं एक एक स्टेप के साथ में कि आपको ये करना कैसे है। तो शुरू करते हैं। तो बैलेंस द एटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर और आइदर साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले मैक्सिमम नंबर वाले देख लेते हैं किस साइड में है। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है तो उसके मैक्सिमम नंबर है RH में, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन पे 4 देख रहे हैं, हम देखने को मिल रहे हैं। तो टू बैलेंस द ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन LH साइड में, राइट हैंड साइड में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का इंटू करते हैं। तो इधर पे 4 थे, इसके पास में ज़्यादा थे ना, तो हमको इधर भी बराबर करना पड़ेगा, इस वजह से हमने 4 का इंटू कर दिया इधर। ठीक है, जब हमने इसका इंटू किया तो ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो दोनों साइड में इक्वल हो गए। ऑक्सीजन के तो हो गए इक्वल, पर समस्या अब ये आई है, नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकम 8 ऑन LHS। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन के जो एटम है वो 8 हो गए। कैसे हो गए? 4 इंटू 2 होगा, तो 4 2 या 8 हो गया, और ये हाइड्रोजन भी तो बीच में है, तो ये जो हो गए ये 8 हो गए। अभी यहाँ पे 8 हो गए हैं LHS में, तो RHS में भी हमें यहाँ पे इसके पास में 2 ही हैं, तो इस वजह से हमें RHS में भी क्या करना पड़ेगा, 4 का इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन का इधर भी 8 हो जाएगा और इधर भी 8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो RHS है यहाँ पे भी 4 का इंटू कर देंगे। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, तो अब हाइड्रोजन भी बराबर हो गया अपना और ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। तो आफ्टर दैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम बिकम्स इक्वल इन बोथ साइड। द नंबर ऑफ आयरन इज 1 ऑन द LHS। तो आयरन के नंबर अगर हम देखें अब LHS की साइड में, तो हमें देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, सिर्फ F ही है, और RHS में देखेंगे तो 3 है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो LHS है यहाँ पे 3 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा और इधर भी 3 हो जाएगा। तो वही काम हमने किया है, 3 का इंटू इधर कर दिया और ये सब बराबर हम पहले ही कर चुके थे। तो अब इस तरीके से ये इक्वेशन जो बन के आएगी एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी, और इसमें ये इस तरीके से होगा 3Fe + 4H2O, और ये प्रोडक्ट है अपना Fe3O4 + 4H2। तो दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप समझ गए होंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक आखिरी स्टेप जो कि जरूरी है पर नेसेसरी उतना नहीं है, पर फिर भी जरूरी है। तो इनकी जो आपके प्रोडक्ट हैं या रिएक्टेंट हैं, इनकी जो फिजिकल स्टेट है आप साथ में अगर वो लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हालांकि ये भी अगर आप किसी लैब में काम करेंगे, कहीं काम करेंगे, तो ये नेसेसरी हो जाता है। तो इसमें हमें बताना होता है टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम एरो पे बताते हैं। जो आपने एरो देखा होगा ना, ये जो एरो है यहाँ पे टेम्परेचर बताएंगे हम, या फिर कैटलिस्ट या प्रेशर अगर हो रहा होगा रिएक्शन के दौरान तो उसको हम डिनोट करेंगे। तो अगर कोई जैसे Fe है, ये सॉलिड स्टेट में है तो S लिखा है, सॉलिड में है तो उसको हम S से डिनोट करेंगे, लिक्विड में है तो L से। बहुत ही सिंपल चीज़ें। गैसियस है तो G से, और एक्वस स्टेट में है तो AQ से। तो एक्वस मतलब कि यहाँ जो सॉल्यूशन है वो पानी में घोला जा सकता है, सॉल्व पानी में मिला हुआ है तो एक्वस स्टेट में है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये करके ऐसे लिख देंगे ताकि पता लग जाए देखने वाले को कि ये जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं इनकी फिजिकल स्टेट क्या है।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो बहुत ही आसान चीज नहीं है, तो कुछ एग्जाम्पल उसके इस तरीके से हैं। तो पहला तो कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो हम बारी बारी करके इन सारे एग्जाम्पल्स को डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट पेज पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन है? तो सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट, क्या कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है हमें, पर मिलता किससे है? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाया जाता है और उस दौरान हमें उनको मिलाने के बाद में कोई सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर H2O। तो इनको जब मिलाया गया तो हमें ये मिलता है, क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। और जब ये रिएक्शन होता है तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है पानी के साथ में। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ में रिएक्ट कराएंगे, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा और हीट प्रोड्यूस होगी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। और इसके अलावा क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट हमें सिंगल मिला, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो इन्होंने एक दूसरे को कंबाइन किया। क्या हुआ? कंबाइन हुए ये लोग और ये एक बन गए। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। इसके अलावा एक सॉल्यूशन है सिलेक्ट लाइम, जिसके बारे में मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन में जब ये बनता है तो इसका इस्तेमाल दीवालों को धोने के लिए किया जाता है, वाइट वॉशिंग वाल, सफ़ेद दीवालों को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज़्यादा स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जो कि हवा में मौजूद है, और ये एक थिन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार के ऊपर बना देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑन वाइट वॉशिंग एंड गिविंग ए शाइनी। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है ये 2 या 3 दिन के बाद में वाइट वॉशिंग में हमें मिलता है, और इसको हटाने के बाद में हमें एक चमकती हुई दीवार मिलती है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट और केमिकल फार्मूला है मार्बल को चमकाने के लिए। तो CaCO3, इसको सिलेक्ट लाइम कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे मार्बल की घिसाई वगैरह हो रही हो तो वाइट कलर का जो ऊपर आपको दिखता है, ये वही वाली चीज है। रिएक्शन इस तरीके का है, सिलेक्ट लाइम प्लस CO2 और मिला के हमें कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे दीवार चमक जाती है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल हैं। तो जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, तो C+O2 क्या मिला? CO2 एक्वस सॉल्यूशन में। पानी का बनना, H2 में O मिला दो, H2O, तो सिंपल H2O बन गया पानी। तो दो चीजें मिली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली, तब हमें क्या मिला? वाटर मिला। ऐसे ही बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, तो CH+O2, तो हमें क्या मिला यहाँ पे? CO2, ठीक है, और H2O पानी। तो ये एक तरीके के कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब सिंगल रिएक्टेंट, ध्यान देना, रिएक्टेंट जो होगा सिंगल होगा, वो टूट कर एक या एक से अधिक, 2 या 3 या जितने भी प्रोडक्ट में वो बदल जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट तो सिंगल होता है पर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और टूट कर अलग अलग तरीके के 2 या 3 जितने भी सब्सटेंस वो बनाए वो बनाता है। तो इस तरीके के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। असल में ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है। इस रिएक्शन में होता क्या है? कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में, और इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये क्या होता है? तो द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग। तो डिकम्पोजिशन इसमें कब होता है? किसी भी पदार्थ का डिकम्पोजिशन तब होता है जब इसको हीट किया जाता है, और हीट जब किया जाता है तो हम इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब किसी एक पदार्थ को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में हमें उसके अलग वो स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक डाउन होकर उसके सिंपल सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। वहाँ पे हमें हीट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एग्जाम्पल, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज होके 2 चीज़ों में बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में
और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, हमने यहाँ हीट किया और हमें मिल गया और ये कैल्शियम ऑक्साइड मिला हमें, और क्या मिला प्लस CO2 गैस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रखेंगे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हम रखेंगे इसको थर्मल डिकम्पोजिशन में, क्योंकि इसमें हीट का इस्तेमाल किया गया था। तो अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक आप नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ पे करंट के पास होने से रिएक्शन होता है, तो स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे ही करंट पास कराया जाता है, जो सब्सटेंस होता है वो स्प्लिट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर, पानी में जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इट डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। तो यहाँ पे H2O है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई, तो ये रिएक्शन ये होगा, H अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसके अलावा अगला जो है वो रिएक्शन वो है फोटोलाइसिस, या हम कह सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये किसके वजह से होता है, सनलाइट की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। तो इसमें जो कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब आप समझ ही रहे हैं, स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, सनलाइट की वजह से। और ऐसे रिएक्शन में जिसमें सनलाइट की वजह से कंपाउंड डिकम्पोज होने लगे, हम कह सकते हैं कि वो फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं तो ये उसके सिंपल फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है, इसमें हमें सिल्वर मेटल मिल जाता है और मिलती है क्लोरीन गैस। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है, ये माइनिंग में भी काम में लिया जाता है। तो डायरेक्ट सनलाइट के अपने सामने रखना है और दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगी और बचेगा अपना मेटल सिल्वर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे नेक्स्ट पेज पे अपन और बेहतर ढंग से अगले रिएक्शन को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये डिस्प्लेस कर देता है, मतलब प्लेस को बदल देता है। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, धक्का देके वहां पे खुद आ जाता है। तो जिसके पास यही नियम है, जिसके पास कम ताकत है उसको ज्यादा ताकत वाला हटा देता है। तो यहाँ पे भी यही होता है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा, कम लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा उसके कंपाउंड से। तो इस तरीके का रिएक्शन जो है वो हमें मेटल और नॉन मेटल दोनों में ही देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन नेल जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में है, उसका रिएक्शन हम देखेंगे। तो Fe, ये आयरन की नेल, इसको समझ लेते हैं, सॉलिड स्टेट में है, और ये है हमारे पास में कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेटस में। तो जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिला, तो यहाँ पे फेरिक सल्फेट मिल गया हमको FeSO4। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इससे, इसी वजह से आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, और कॉपर हो गया अलग। यहाँ पे कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, फेरिक सल्फेट बन गया गैस स्टेट में, और ये सॉलिड स्टेट में कॉपर हमको मिल जाएगा। इसी प्रकार तो जब जिंक का रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिला और जिंक क्लोराइड मिला। तो यहाँ पे देखिए Zn जिंक और HCl, इनका रिएक्शन जब हमने कराया तो जिंक ने किसको हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया। कैसे हटा दिया, वही वाला फंडा है, हाई रिएक्टिव कौन है, जिंक है, लेस रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड हमें मिल जाता है और हाइड्रोजन हो जाता है अलग गैसियस स्टेट में। और इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल भी है। तो समझने वाली बात इतनी है कि इसमें जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, उसकी जगह को डिस्प्लेस कर देता है, और इसी कारण से हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें ये जो काम है वो दोनों तरफ होता है। कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में।
तो रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो और फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो नया कंपाउंड बनके तैयार होता है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है और हमें जो नया कंपाउंड उससे मिलता है, तो इसी प्रक्रिया को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसको हम डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर मेथेसिस भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, जब बेरियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट कराया सोडियम सल्फेट के साथ में, तो व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फाइड इज फॉर्म, तो वहां पे हमें व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा किसका, बेरियम सल्फेट का, और किसके साथ में, सोडियम क्लोराइड के साथ में। तो इसी तरीके से देखिए ये है बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में और ये है सोडियम। यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने इनको रिएक्ट कराया तो यहाँ पे देखिए BaSO4 हो गया, पहले क्या था Na, तो Ba ने किसको हटा दिया, बेरियम ने हटा दिया Na को, Ba ने Na को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और उसी जगह पे Na ने किसको हटा दिया, Ba को हटा दिया। तो ये हुआ क्या, आयंस का एक्सचेंज हुआ इसमें। कैसे हुआ, तो इस रिएक्शन में इन द अबव रिएक्शन व्हाइट प्रिसिपिटेट कौन सा है, BaSO4, ये रहा व्हाइट प्रिसिपिटेट। तो ये फॉर्म हुआ रिएक्शन ऑफ द आयंस की वजह से। ये किसकी वजह से हुआ, आयंस के रिएक्शन की वजह से, क्योंकि SO4 जो है वो माइनस चार्ज है और Ba जो है वो प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे इनका जो आयंस का एक्सचेंज हुआ है, तो Ba जो है ये प्लस चार्ज है, SO4 है ये माइनस चार्ज है। तो ये प्लस और माइनस वाले दोनों साथ में आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और इसी वजह से इस तरीके के रिएक्शन को हम कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी देखने को मिल रहा है और यहाँ भी देखने को मिला है। दोनों ही प्रोडक्ट और दोनों ही रिएक्टेंट में हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। और किसके वजह से होता है ये होता है आयंस के एक्सचेंज के वजह से। तो इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर वर फॉर्म, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को हम किसी एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है और पानी मिलता है, वाटर मिलता है। तो आप यहाँ देखो NOOH प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या मिला, NaCl मिल गया, ठीक है, क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिल गया। तो NaOH यहाँ पे OH को डिस्प्लेस किया, ये अलग हो गया, ठीक है ना, H2O जो वाटर है वो अलग हो गया और Na के साथ में Cl आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के रिएक्शन में भी क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ और हमें इस तरीके की इक्वेशन देखने को मिली। तो नोट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, तो जिसमें प्रिसिपिटेट बनता है, एसिड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिनमें हमें प्रिसिपिटेट देखने को मिलता है उनको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि ऊपर बताया गया था। तो अभी आप यही समझ लो, ये इसी में आ जाते हैं, जिनमें प्रिसिपिटेट बनता है उन्हें हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड में बेस आप डालोगे तो न्यूट्रलाइजेशन ही होगा ना, तो इस तरीके की प्रक्रिया भी किसमें आ जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जाती है। तो आप ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन दोनों को आप इस तरीके से इसी में समझ सकते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन को ऐड करना है किसी भी पदार्थ के साथ में, और रिमूव किसको करना है, हाइड्रोजन को किसी भी पदार्थ के साथ में, और इसी प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कॉपर है और ऑक्सीजन है, और जब हम इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ऐड किसमें किया था, कॉपर में ऐड किया, और हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिल गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को ऐड किया था। और रिडक्शन क्या है, रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो सब्सटेंस है इसको हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ा है हमने, यहाँ पे अभी यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और ऑक्सीजन को हटाएंगे, तो यहाँ पे सी, जब हमने हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, इसने ऑक्सीजन को रिडक्ट कर दिया, तो Cu प्लस H2O ये अलग हो गया और बदले में हमें कॉपर कॉपर अपना अलग से मिल गया। तो और इसमें हीट किया गया, तो हम कह सकते हैं ये एक थर्मल रिएक्शन भी है। तो ऑक्सीडेशन किसने किया, ऑक्सीडेशन किया इसने, हाइड्रोजन ने, यहाँ पे ये O आ गया। ठीक है, रिडक्शन किसने किया, रिडक्शन इसने किया, कॉपर ने। यहाँ पे इसके पास में था ऑक्सीजन और इसने यहाँ पे आके इसको त्याग दिया, किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन किसने किया, हाइड्रोजन ने, और रिडक्शन किसने किया, कॉपर ने। दोनों ही चीजें देखने को मिल गई, सिंपल सी चीज थी सिर्फ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ पे हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन देते हैं, और रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम किसी भी सब्सटेंस को हाइड्रोजन देते हैं और ऑक्सीजन को हटाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इन्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से हम जानते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बारे में दो पॉइंट अपन समझ लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को करने के लिए, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग की हम बात करें तो द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन रख दो, बात सेम ही है। और द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, और रिडक्शन प्रोसेस कौन सी होगी, या रिडक्शन की, और उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को देके ऑक्सीजन को हटाने का काम करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को देने का काम करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाने का काम करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको बोलते हैं, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट इनको बोलते हैं। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, ऐसे सब्सटेंस जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, तो हम कह सकते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। टर्म है रिडॉक्स रिएक्शन, तो हमने यहाँ पीछे ही देखा था यहाँ पर कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है। इसमें होता क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें जब साथ में हो रही हों तो हम कह देते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसके बारे में थोड़ा और हम पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, तो दोनों ही उसमें होते हैं साथ में। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे हाइड्रोजन के साथ में, देन कॉपर मेटल एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म, तो दो चीजें फॉर्म होंगी, कॉपर मेटल और हाइड्रोजन। तो इस तरीके से कॉपर ऑक्साइड को हमने गर्म किया, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, तो कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग, मतलब वाटर, H के साथ में O हो गया तो वाटर बन गया। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो Cu से है जो O ये हट गया, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, और इसने O ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेशन हो गया। दोनों ही चीजें साथ में हो गई, यही एग्जांपल हमने पीछे देखा था। तो ऐसे रिएक्शन में जहाँ पे दोनों चीजें हो रही हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हम कह सकते हैं वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो इसमें जो सब्सटेंस होता है गेट्स ऑक्सीडाइज, जो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया था, विच गेट ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे ये Cu, तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड इन द, तो जो जिसको रिड्यूस कर दिया गया उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो रिड्यूस किसको किया गया, इसको किया गया, और यहाँ पे ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक बार और समझ लेते हैं, ऐसा पदार्थ जिसे ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ऐसा पदार्थ जो कि रिड्यूस किया जाएगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस हो, ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस हो उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जो ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पायरेशन, ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या कहते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, तो इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है, या फिर जब ये रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। द राइस, पोटैटो एंड ब्रेड बी गेट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, तो जो हम ये चीजें खाते हैं
चावल, आलू और ब्रेड, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दिस कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में, जो कि आपने पढ़ा ही होगा बायो में, लाइफ प्रोसेस लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रोक करते हैं हम? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज जो है ये किसके साथ में कंबाइन होती है? ऑक्सीजन के साथ में, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ अवर बॉडी, और जैसे ही ये जो ग्लूकोज सेल के पास में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और बाहर से ऑक्सीजन जैसे ही सेल के साथ में कंबाइन होती है तो उस समय होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन, या कहें कि ये रिएक्शन होता है जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसी जो ये प्रक्रिया है जो मैंने ऊपर बताई आपको, इसी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। होता क्या है इसमें, आप ये देखिए, ये ग्लूकोज है C6H12O6, एक्वस में ये ग्लूकोज है, और यहाँ पे ये है ऑक्सीजन। जब इनका रिएक्शन हुआ तो क्या मिला हमें? CO2, जो कि हम बाय प्रोडक्ट है हमारा, बाहर निकलता है। और इसके अलावा क्या बना? वाटर बना, और साथ में बनी एनर्जी। और ये वही एनर्जी है जिसे हम ATP कह सकते हैं, जो जिसके लिए हमें जो सारी नीड है बॉडी की वो इसी एनर्जी की है। इसे हम ATP के नाम से भी जानते हैं। तो क्विक लाइम CaO इज एडेड टू वाटर, तो एक और ये एग्जांपल है, जब CaO को हम पानी के साथ में मिलाएंगे तब भी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड, और ये वाला भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ में मिलाया तो क्या मिला हमें? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस में, और साथ में मिली हमें एनर्जी। तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पे हमें जो रिएक्शन है उसको जरूरत होती है हीट एनर्जी की, या ये कहें कि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसकी एक डेफिनेशन और समझ लेते हैं हम। तो द रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हीट के फॉर्म में, या फिर लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, किसके लिए होती है जरूरत? जो रिएक्टेंट है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और इस तरीके के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जहां नीड किसकी है? हीट की, लाइट की, या इलेक्ट्रिसिटी की। तो जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कहें या हीट कहें ये चाहिए ही चाहिए है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हमने इसको गर्म किया तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, और क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अगर आप इसको एनर्जी नहीं देंगे, हीट नहीं करेंगे, तो हमको ये प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हमें हीट की, एनर्जी की जरूरत पड़े, वहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन हम उनको बोलते हैं। अब हम अपनी आम जिंदगी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ इफेक्ट देख लेते हैं जो हमें अमूमन आम जिंदगी में देखने को मिलते हैं। तो कोरोजन की बात करें तो जब व्हेन ए मेटल इज एक्सपोर्ट टू सब्सटेंसेस, जब कोई मेटल किसी सब्सटेंस जैसे कि मॉइस्चर है, एयर है या वाटर है, इनके टच में आता है कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो उस मेटल को कमजोर कर देती है, और हम कह सकते हैं कि वो मेटल को कोरोड करती है। तो ये जो चीज है इसको हम कोरोजन कह सकते हैं, और ये मेटल्स के साथ में होती है। कब होती है? जब वो मॉइस्चर, एयर या वाटर के टच में आता है, तो इस तरीके की स्थिति देखने को आपको मिलती है। ये जो ऊपर लाल लाल आपको दिख रहा है ये ही कोरोजन है, और इसको हम रस्ट भी कहते हैं कई तरह, जब ये आयरन के साथ में हो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखें, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जो आयरन है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और मॉइस्चर के साथ में, तो ये रेड कलर का ये सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है, इसे हम रस्ट कहते हैं। और भी एग्जांपल हैं, सिल्वर, अगर आयरन की जगह पे अगर सिल्वर हो तो यहाँ पे ये जो आपको रेड रेड कोटिंग दिख रही है ये कोटिंग बदल जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी। और कॉपर में यही जो कोटिंग आपको दिख रही है ये ग्रीन कलर की हो जाती है। और कोरोजन को रोकने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो एक तो ग्लेवनाइजेशन है, ठीक है, तो इसमें हम कुछ अलग ऊपर से एक पट्टी चढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे बोलते हैं। इसमें दूसरे मेटल की पट्टी चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, या पेंटिंग कर दे, हम ग्रीसिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें, इस तरीके से इसको हम बचा सकते हैं कोरोड होने से मेटल को। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में इसको बहुत ब्रीफ में बताया गया है, उसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से वो चैप्टर भी देख लें तो आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक टॉपिक है कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर का कोरोजन ये कैसे होता है। तो कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्चर, तो इस ये जो कोरोजन होता है इसमें जो कॉपर है ये उसका लस्चर जो नेचर है
उसको लूज कर देता है और ये शाइनी जो सरफेस है वो डल हो जाता है। और डल होने के साथ साथ वो हमें कैसा दिखने लगता है, ग्रीन दिखने लगता है, उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। बेसिक कॉपर एयर के टच में आता है तब। तो ये कॉपर है, यहाँ पे मॉइस्ट एयर है और ऑक्सीजन है और थोड़ा सा वाटर भी है, मॉइस्चर है ना एयर में, इस वजह से। और तो हमें क्या मिला, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और जिसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। तो कॉपर हमारा अच्छा खासा ये था और रिएक्शन के बाद में वो हमारा ये बन गया ग्रीन कलर का। इसी तरीके से कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर का कोरोजन कैसे होता है, द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट ट्रेनिश्ड, मतलब कि ये सिल्वर जो है वो चमकदार से डल हो जाती है जब वो एयर के टच में आती है। ये किसकी वजह से होता है, कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, उसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लैक कलर की ऊपर से वो हो जाती है कोटिंग इसके सरफेस पे। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड जब मिलते हैं आपस में तो हमें मिलता है सिल्वर सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। रेंसिडिटी ये क्या है, तो रेंसिडिटी द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल, खाने जो खाद्य पदार्थ हैं, खाने की चीजें हैं जिनमें फैट होता है और ऑयल होता है, ये चेंज होते हैं। तो व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, जब ये हवा के टच में आते हैं लंबे समय तक, तो इनमें ये जो प्रोसेस होती है उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। जब भी हमारा जो खाना है जिसमें फैट और ऑयल होता है, जब ये हवा के टच में आते हैं, इस प्रक्रिया को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये ऑक्सीडेशन है एक तरीका। हवा में क्या है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट है और ऑयल का और फैट का ऑक्सीडेशन है जो कि फूड मटेरियल में प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, गंदी सी बदबू आने लगती है जिससे हम कह सकते हैं कि ये खाना सड़ रहा है। तो इससे हम बचा कैसे सकते हैं खाने को, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई, कई बहुत सारे तरीके हैं। इनमें हम एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं जो कि रोकते हैं खाने को ऑक्सीडेशन होने से। तो फूड को हम किसी ठंडी जगह पे या एयर टाइट कंटेनर में हम बंद करके रखें। जैसे कि आप फ्रिज में रखते हो मान के चलो, तो फ्रिज में क्या होता है, हवा नहीं जा पाती है, इस वजह से खाना सुरक्षित रहता है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस जो है इसके साथ में, एयर के साथ में अगर ये होगी तो भी नहीं होगी ये रेंसिडिटी, जो कि आप चिप्स वगैरह में देखते ही हैं कैसे ये सही सलामत बना रहता है खाना। और इसके अलावा कुछ और मेथड है, तो वैक्यूम पैकिंग, तो चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। और जो एयर है उसको नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो तो भी खाना सुरक्षित बचा रहेगा। और या फिर वो खाना जो है फ्रिज में रख दो तो भी लंबे समय तक खाना बचा रह सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर से जुड़े कोई भी सवाल जवाब या, और एक बात याद रखना कि ये जो नोट्स हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों सपोर्ट करो, चैनल नया है और अच्छे अच्छे नोट्स और इसी तरीके से समझने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या बताएं मुझे जो भी आपको चीज़ें नहीं आती हैं, मैं आपको उचित सलाह दूंगा। बाकी सपोर्ट करें और जो वीडियो है वो ज़रूरतमंदों से शेयर करें।